कोई कहता है ऊर्जा शुद्ध करना है तो अनुलोम विलोम करो, दूसरा कोई बताता है कि नहीं अनुलोम विलोम नहीं नाड़ी शोधन करो। कोई कहता है कि बाईं नाक से पहली सांस लेनी चाहिए, कोई कहता है कि दाहिनी नाक से सांस लो, और कोई तो ये बताता है कि जो चल रही है उसी से सांस लेना शुरू करो, अनुलोम विलोम उसी से प्रारंभ करो। लेकिन भाई कोई ये तो बताओ कि आखिर सच्चाई क्या है, करना क्या है? नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम नाड़ी शोधन, चक्कर क्या है? ये दो हैं कि एक है? और अगर ये दो हैं तो इनमें फर्क क्या है, ये भी तो बताओ। नहीं, कोई नहीं बताता इसको। लेकिन पहली बार मैं आपको बता रहा हूं और आप पहली बार ये समझ पाएंगे कि वास्तव में अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन ये दोनों हैं क्या, और दोनों में फर्क क्या है, दोनों का लाभ क्या है और दोनों का प्रयोग कैसे किया जाता है, प्रक्रिया क्या है। ये सारी बातें मैं बताऊंगा, बस बने रहिएगा वीडियो के अंत तक, क्योंकि इसको अगर नहीं जाना आपने तो फिर कभी नहीं जान पाओगे कि नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम दोनों एक हैं या दो हैं और दोनों करते क्या हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रविशंकर और लाइफ सिग्निफाई में आपका स्वागत है। अक्सर यह बात सभी प्राणायाम करने वाले साधकों के मन में बनी रहती है कि अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन आखिर ये दोनों हैं क्या। प्राय लोग इन्हें एक ही समझते हैं, बताने वाले भी इनमें कोई स्पष्ट भेद नहीं बताते हैं, और इसका कारण सिर्फ एक है कि उन्होंने शायद इनके मूल संस्कृत ग्रंथों को नहीं देखा या उसको नहीं पढ़ा जिसमें दोनों के भेद बताए गए हैं, दोनों की प्रक्रिया बताई गई है। वास्तव में नाड़ी शोधन, अनुलोम विलोम दोनों पूर्णतः दो प्राणायाम हैं जिनके उद्देश्य पूरी तरह अलग हैं। दोनों में एक नासिका से श्वास लेकर दूसरी नासिका से छोड़ने और दूसरी नासिका से लेकर पहली नासिका से छोड़ने की प्रक्रिया तो एक जैसी है, लेकिन बीच की दोनों की प्रक्रिया में भारी भेद है और उसका प्रभाव भी शरीर पर एकदम अलग अलग होता है। इसलिए कभी भी इनको एक समझने की गलती मत कीजिएगा। आज की इस वीडियो में आप जानने वाले हैं कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम प्राणायाम में अंतर क्या है, इनकी सही प्रक्रिया क्या है और इनको प्रयोग करने का तरीका क्या है। सबसे पहले बात करते हैं अंतर की। पहला अंतर तो दोनों के नाम में है। एक का नाम है अनुलोम विलोम, एक का नाम है नाड़ी शोधन। अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन अगर एक होते तो दोनों का नाम भी एक होना चाहिए था, या कम से कम पर्यायवाची तो होना चाहिए था, लेकिन दोनों पर्यायवाची भी नहीं है और अलग अलग है। अनुलोम का अर्थ होता है ऊपर से नीचे की ओर जाना और विलोम का अर्थ होता है नीचे से ऊपर की ओर आना। यानी सांस जब अंदर की ओर जाती है तो अनुलोम कहते हैं, और अंदर से जब बाहर की ओर आती है तो उसे विलोम कहते हैं। और यह प्रक्रिया सांसों के अंदर जाने और ऊपर आने की एक क्रम में जब होती है, बाईं नासिका से लेकर दाहिनी नासिका से छोड़ते हैं और फिर दाहिनी नासिका से लेकर बाईं नासिका से छोड़ते हैं, तो वास्तव में यह एक मथानी की तरह काम करता है। जैसे मक्खन निकालने वाली मथानी होती है जो दोनों तरफ चलती है, उसी तरीके से सांसों की यह माला आपके सभी ऊर्जा चक्रों को, मूलाधार से लेकर विशुद्धि चक्र तक सभी 5 चक्रों को यह क्रियान्वित करती है, सक्रिय करती है, और ऊर्जा का प्रवाह पैदा होता है, प्राण संतुलित होते हैं। अब आते हैं नाड़ी शोधन के नाम पर। नाड़ी शोधन एकदम अलग चीज हो गई। नाड़ी का अर्थ है 72,000 नाड़ियां, उनमें से 3 प्रमुख नाड़ियां इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, और इनको शुद्ध करना है, क्लीन करना है, डीप क्लींजिंग, ताकि इनमें ऊर्जा का प्रवाह न रुके। यह उद्देश्य होता है नाड़ी शोधन का। हमारे शरीर में प्राणों का सही संचार प्रत्येक अंग तक होता रहे, इसके लिए आवश्यक है कि हमारी सभी ऊर्जा की नाड़ियां साफ सुथरी हों, ब्लॉकेज न हो, और इसी को सुनिश्चित करता है नाड़ी शोधन। इनमें दूसरा अंतर है प्राणों के स्तर पर। प्राण अर्थात वह जीवन ऊर्जा जो हमें न सिर्फ जीवित रखती है बल्कि सारे कार्य करने की हमें क्षमता और शक्ति भी देती है, उस प्राण तत्व को संतुलित करने का नाम है अनुलोम विलोम। अर्थात दोनों तरफ से एक के बाद एक सांसें लेते हुए इड़ा और पिंगला को इस प्रकार से संयोजित करना, एक क्रम में चलाना, हमारा सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम दोनों बैलेंस रहें और हमारे शरीर की ऊर्जा एक तालमेल में काम करे। लेकिन नाड़ी शोधन में ऊर्जा के बैलेंस पर नहीं,
ऊर्जा को बढ़ाने पर और उसको बढ़ाकर सभी नाड़ियों को शुद्ध करने पर ध्यान दिया जाता है। अर्थात इसमें प्राणों को रिटेन करके एक प्रेशर पैदा किया जाता है जिससे हमारी सारी नाड़ियां ठीक से काम करने लगें। और यह किया जाता है पूरक, रेचक और कुंभक के द्वारा, जो कि अनुलोम विलोम में नहीं होता है। पूरक का अर्थ है सांस को लेना, कुंभक का अर्थ है सांस को रोकना, प्राणों को रोकना, और रेचक का अर्थ है फिर उन्हें बाहर करना। और इसका एक अनुपात भी होता है 1, 4 और 2, अर्थात जितने समय में सांस ली जाएगी उससे 4 गुने समय तक उसे होल्ड किया जाएगा पेट में और उसके 2 गुने समय में उसे छोड़ा जाएगा। मान लीजिए कि आपने 5 सेकंड में ब्रीथ किया तो उसे 20 सेकंड तक होल्ड करना है और फिर 10 सेकंड में उसे धीरे धीरे रिलीज करना है। प्रक्रिया वही रहेगी। बाईं नासिका से श्वास लेंगे, होल्ड करेंगे और दाहिनी नासिका से उसे एक्सहेल करेंगे, उसे बाहर निकालेंगे और फिर दाहिनी नासिका से उसे लेंगे, होल्ड करेंगे, बाईं नासिका से बाहर निकालेंगे। ये क्रिया होती है नाड़ी शोधन की। इन दोनों प्राणायामों में तीसरा जो अंतर है वो नाड़ी का अंतर है, क्योंकि अनुलोम विलोम के प्राणायाम में सिर्फ 2 नाड़ियों का प्रयोग होता है, इड़ा का और पिंगला का। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम ऐसा है जिसमें तीनों नाड़ियों का प्रयोग होता है, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना का। और वो प्रयोग इसलिए होता है कि ये तीनों ही नाड़ियां बहुत महत्वपूर्ण हैं, खास तौर से सुषुम्ना, जिसके साफ होने पर, जिसके क्लीन होने पर कुंडलिनी को जागृत किया जा सकता है और समाधि में जाया जा सकता है। इन दोनों प्राणायामों में जो चौथा और सबसे बड़ा अंतर है कि अनुलोम विलोम में श्वासों को रोका नहीं जाता, जितने समय में इनहेल किया उतने ही समय में उसे एक्सहेल करना है और यह क्रम चलते रहना है बिना किसी रुकावट के। लेकिन नाड़ी शोधन प्राणायाम में प्राणों को रोका जाता है ताकि उसके जरिए जो प्रेशर पैदा होता है अंदर प्राणों का, ऊर्जा का, वो ऊर्जा सारी नाड़ियों को ठीक उसी तरह खोल देती है जैसे किसी चैनल को खोलने के लिए हम उसमें प्रेशर पैदा करते हैं ताकि जो भी कचरा रुका हुआ है वो सब साफ हो जाए। और ये प्रेशर पैदा करने के लिए इसमें बंध की प्रक्रिया होती है। जी हाँ, नाड़ी शोधन में 3 बंध का प्रयोग होता है। पहला जालंधर बंध, दूसरा उड्डीयान बंध और तीसरा मूल बंध। जालंधर बंध कहते हैं जब अपनी ठुड्डी को अपनी छाती से सटा लिया जाता है। श्वासों को रोकने के बाद इस चिन्ह को अपने छाती पर सटा लिया जाता है। इस प्रकार से ये जालंधर बंध होता है जो ऊपर की ऊर्जा को रोक देता है। फिर उड्डीयान बंध होता है जिसमें अपने नाभि को अपने स्पाइनल कार्ड की ओर खींचते हैं और अधिकतम अंदर ले जाते हैं, जिससे एक प्रकार का प्रेशर पैदा होता है पेट में। और तीसरा बंध होता है मूल बंध। मूल बंध में अपने गुदा और उसके आसपास के एनस और उसके आसपास के क्षेत्रों को ऊपर की ओर खींचा जाता है, जिससे ऊपर की ओर एक प्रेशर पैदा होता है। कुंडलिनी शक्ति जो मूलाधार में रहती है वो ऊपर की ओर धीरे धीरे चढ़ने लगती है और जिस दिन वह कुंडलिनी शक्ति ब्रह्मरंध्र तक पहुंच जाती है वही पूरी समाधि और पूरे ज्ञान का स्रोत हो जाती है। तो अब आपको पता है कि इतने अंतर हैं। चलिए अब मैं इनकी प्रक्रिया को बताता हूं और प्रक्रिया को बताने के लिए मैं प्रयोग करूंगा मूल संस्कृत के संदर्भों का जो स्पष्ट रूप से बताते हैं अनुलोम विलोम और नाड़ी शोधन में क्या फर्क है। अनुलोम विलोम का जिक्र मिलता है शिव संहिता के भाष्यों में और उसमें कहा गया है वाम नाड़या समाकृष्य दक्षिणेन रेचयेत, दक्षिणेन समाकृष्य वाम नाड़या रेचयेत, अर्थात सबसे पहले बाईं नासिका से श्वास लीजिए और उसे दाहिनी नासिका से छोड़ दीजिए, फिर दाहिनी नासिका से श्वास लीजिए और बाईं नासिका से छोड़ दीजिए। ये हुई अनुलोम विलोम की प्रक्रिया। और यही आपके एक और शंका का समाधान हो जाता है, भ्रम का निवारण हो जाता है कि पहले श्वास किस नासिका से लेनी है। जी हाँ, पहले श्वास बाईं नासिका से लेनी है हमेशा। अनुलोम विलोम करने के लिए आप किसी भी आसन में बैठ जाएं, सुखासन में, पद्मासन में, कुर्सी पर, या आप चाहें तो खड़े होकर भी कर सकते हैं। शर्त सिर्फ इतनी है, पेट खाली होना चाहिए और आपके स्पाइनल कार्ड को एकदम सीधा होना चाहिए।
सबसे पहले करते हैं अनुलोम विलोम। दाहिने हाथ को सामने रखिए, पहली 2 उंगलियों को मोड़ लीजिए, अंगूठे और अनामिका को खुला रखिए। अंगूठे को दाहिने नाक पर स्पर्श कराइए और अनामिका बाईं नाक पर रहेगी। सबसे पहले बाईं नासिका से श्वास लीजिए। दूसरा हाथ आप ध्यान मुद्रा में अपने घुटनों पर रख सकते हैं। शुरू करते हैं। अब इसे बंद करेंगे। दाहिनी नासिका से छोड़ेंगे। फिर दाहिनी नासिका से श्वास लेंगे, उसे बंद करेंगे, बाएं से छोड़ेंगे। ये एक क्रम पूरा हुआ। कम से कम 11 और अधिक से अधिक 27 बार इसको करना होता है। फिर इसका पूरा प्रभाव आपके ऊपर दिखने लगता है, आपकी मानसिक स्थिति और शारीरिक ऊर्जा पर। लेकिन नाड़ी शोधन के बारे में जो उदाहरण मिलते हैं वो 2 बड़ी महत्वपूर्ण पुस्तकों में मिलते हैं। उनमें एक है घेरंड संहिता और दूसरी है हठ योग प्रदीपिका। योग के सिद्धांत में ये दोनों ही ग्रंथ एकदम वही स्थान रखते हैं जो हिंदू धर्म में रामायण और महाभारत रखते हैं। ये दोनों महत्वपूर्ण ग्रंथ इसको एकदम स्पष्ट तरीके से बताते हैं। घेरंड संहिता के अध्याय 5 में श्लोक 38 में कहा गया है, वाम नाड़िया समाकृष्य धृत्वा यावत सामर्थ्यवान, यानी बाईं नासिका से श्वास लीजिए और उसे धारण कीजिए जितनी क्षमता हो। दक्षिणेन तु रेचेत्स प्राणायाम स उच्यते, अर्थात जब क्षमता खत्म हो जाए तो उसे दाहिनी नासिका से छोड़ दीजिए और इसको ही प्राणायाम कहते हैं। फिर इसी का क्रम उल्टा करेंगे, यानी दाहिने से लेंगे, होल्ड करेंगे, फिर बाईं नासिका से छोड़ेंगे। तो ये कहा गया है घेरंड संहिता में। और अब हम लोग देखते हैं हठ योग प्रदीपिका में नाड़ी शोधन को क्या कहा गया है। हठ योग प्रदीपिका के अध्याय 2 के श्लोक 10 में कहा गया है, धारयित्वा यथाशक्ति रेचयेत पूर्वकम शनैः ऋजवास्यो वायुम आकृष्य पुनरेव यथाक्रमम्, अर्थात पहले बाईं नासिका से श्वास लीजिए, उसे रोकिए और फिर दाहिनी नासिका से धीरे धीरे छोड़िए। फिर दाहिनी नासिका से श्वास लेकर होल्ड कीजिए, बाईं नासिका से छोड़िए। अनुपात वही रहेगा, जितने समय में ली गई है उसके 2 गुना समय में छोड़ना है। 1:4:2 का अनुपात रहेगा। अब हम लोग देखते हैं कि नाड़ी शोधन कैसे करना है। नाड़ी शोधन करने के लिए बेहतर होगा कि सबसे पहले आप घड़ी का उपयोग करें, अन्यथा काउंटिंग कर सकते हैं। 1 से 5 तक की काउंटिंग पर ब्रीद इन करेंगे, 1 से 20 तक उसे होल्ड करेंगे, फिर 1 से 10 तक की काउंटिंग पर उसे बाहर छोड़ेंगे। शुरू करते हैं। दाहिनी नासिका पर अंगूठे को रखते हैं, ठीक उसी तरह जैसे अनुलोम विलोम में रखा था। बाईं नासिका से श्वास अंदर लेंगे। 1 2 3 4 5। अब 20 तक रोकेंगे बंद करके। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अब छोड़ेंगे 10 तक की गिनती पर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये छोड़ने का काम दाहिनी नासिका से मैंने किया है। अब दाहिनी नासिका से 1 से 5 तक के काउंट पर अंदर लीजिए। 1 2 3 4 5। बंद कीजिए, दोनों को बंद कर लीजिए। 20 तक काउंट कीजिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। फिर छोड़िए। 1 2 3 4 5 6 7 8
9, 10। ये नाड़ी शोधन का सामान्य चक्र पूरा हुआ। इसी में बंद भी लगाना है, 20 सेकंड या उससे ज़्यादा होल्ड होने पर बंद लगा के देखते हैं। फिर हम इनहेल करेंगे। इस बार मैं काउंट नहीं करूंगा, एक मन में काउंट चलेगा। बोलने पर श्वास टूट सकती है, मैं बोल के बता रहा हूं, लेकिन आपको जोर से बोलना नहीं है, काउंट नहीं करना है, आपको मन में काउंट करना है। तो मन में लेते हैं। इसमें एक सावधानी रखना बहुत आवश्यक है। जिन लोगों को स्पॉन्डिलाइटिस की शिकायत है या कहीं पर गर्दन में और रीढ़ की हड्डी में कोई शिकायत है, कोई दर्द है, तो उनके लिए यह जरूरी है कि पहले वे अपने डॉक्टर से कंसल्ट कर लें। बिना उसके स्वयं प्रयास न करें, क्योंकि जालंधर बंध लगाने पर आपकी जब स्पाइनल कार्ड नीचे आती है, चिन आपके छाती से जुड़ती है, तो एक तनाव पैदा होता है और वह तनाव दर्द को बढ़ा सकता है। तो बेहतर होगा किसी योग्य प्रशिक्षक की देखरेख में करें या पहले डॉक्टर से सलाह ले लें। जहां तक बात है उड्डीयान बंध लगाने की, तो उड्डीयान बंध हम लगाकर नाभि को अंदर खींचते हैं। हमने श्वास भी अंदर रहेगी और नाभि भी अंदर जानी है, दोनों चीजें एक साथ होनी है। इसमें भी ध्यान देना है कि जब आप उड्डीयान बंध लगाते हैं तो उसमें चेहरे पर और छाती में बहुत ज़्यादा प्रेशर पैदा होता है, ऊर्जा उत्पन्न होती है। तो अगर आपको किसी प्रकार के सरदर्द, माइग्रेन या इस तरह की कोई शिकायत है, तो प्लीज़ पहले डॉक्टर से आप सलाह ले लें, क्योंकि जो प्रेशर पैदा होता है वह आपको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। और जहाँ तक मूलाधार बंध की बात है, तो उसमें अपने लोअर सेक्शन को, जेनिटल्स को, एनस को ऊपर की ओर खींचना है, जैसा कि हम यूरिन रोकने के लिए करते हैं। यूरिन करते समय अगर रोकना है तो उसको खींचते हैं ऊपर, ठीक उसी तरह खींचना है। उसे भी करके देखते हैं। पहले इनहेल करते हैं। मूल बंध लगाने पर भी आपके अंदर एक ऊर्जा उत्पन्न होगी, पूरे शरीर में अनुभव होगी। और इसमें भी एक सावधानी रखने की बात है कि जब भी बंध लगाया जाता है तो पेट पूरी तरह खाली होना चाहिए। किसी भी प्रकार का भोजन या पानी पेट में न रहे तो बेहतर है, क्योंकि जो प्रेशर पैदा होता है वह आपके डाइजेशन सिस्टम को डिस्टर्ब कर सकता है। तो इसका सबसे अच्छा समय होता है ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल जब आप उठते हैं, नित्य क्रिया से निवृत्त होकर आप गए, टॉयलेट से लौटे, चेहरे को धोया और सुबह हवा में बैठकर
इसको करना चाहिए। इन तीनों बंधों को अगर एक साथ कोई लगाता है, जो कि बड़े अभ्यास की बात है, तो उसे महाबंध कहते हैं। और महाबंध का अभ्यास सिर्फ व्यक्ति तब कर पाता है जब वह सिद्ध योगी हो या वर्षों तक उसने योग का अभ्यास किया हो। उसके अद्भुत परिणाम भी होते हैं, लेकिन शुरुआत में यह प्रयास आपको नहीं करना चाहिए। तो अब ये स्पष्ट हुआ आपको कि वास्तव में नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम दोनों अलग अलग प्राणायाम हैं, दोनों के अलग अलग कार्य हैं और दोनों का अलग अलग उद्देश्य है। नाड़ी शोधन केवल उन साधकों के लिए आवश्यक है जो अपनी कुंडलिनी को जागृत करना चाहते हैं और अपने शरीर की नाड़ियों को शुद्ध करके अपनी प्राण ऊर्जा को बढ़ाना चाहते हैं। सामान्य व्यक्ति के लिए केवल स्वस्थ अगर रहना है, अपनी ऊर्जाओं को संतुलित रखना है, तो अनुलोम विलोम पर्याप्त है। तो दोस्तों, यह वीडियो मैंने प्राचीन ग्रंथों का बहुत अध्ययन करने के बाद बनाया है और सिर्फ इसलिए कि आपको यह स्पष्ट हो सके कि नाड़ी शोधन और अनुलोम विलोम को एक समझने की गलती न करें और इसका लाभ आप जीवन में उठा पाए। कैसा लगा आपको वीडियो, ये बताइएगा। और क्या करना चाहेंगे आप, नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम? आपके कमेंट के आधार पर उसकी पूरी प्रक्रिया का वीडियो हमारे अगले एपिसोड में आएगा। तब तक के लिए कीप वॉचिंग। अपना ध्यान रखिए, सुख शांति समृद्धि का अनुभव कीजिए। जय हिंद, जय भारत।